एजेंट मिस्टर खान की सरहद में आमद। भारतीय हिंदू लड़की फिर मिस्टर खान के सामने। एजेंट मिस्टर खान पार्ट 10। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे मिस्टर खान ने बारिश के मौसम की मदद से भारतीय मंदिर से निकलने के लिए और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए जिद्दोजहद जारी रखी। आगे जानने के लिए देखिए आज का पार्ट 10। बारिश में भीगकर मिस्टर खान बहुत सुकून महसूस कर रहा था। आसमान में गहरे बादल छा जाने के बावजूद एक सुर्ख लकीर दूर मशरिक में फैलती हुई नजर आने लगी। इस लकीर ने आहिस्ता आहिस्ता माहौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना शुरू कर दी और आसमान जो इससे पहले स्याह हो रहा था गुलाबी नजर आने लगा। अभी तो सुबह हुई थी लेकिन मिस्टर खान का सफर बहुत लंबा था। इस मर्तबा मिस्टर खान ने तमाम एहतियातों को मद्देनजर रखकर कच्ची सड़क पर चलना शुरू कर दिया। मिस्टर खान को मालूम था कि इस सड़क का रास्ता उसको दूसरी तरफ बस्ती में ले जाएगा, जिसके बाद उसके लिए बस्ती में बहुत सहूलत होगी। बारिश तेज होने की वजह से मिस्टर खान ने अपना सफर और तेजी से तय करना शुरू किया। बारिश के साथ साथ हवा की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा था। तेज बारिश की वजह से सफर की रफ्तार में कमी आती गई। मिस्टर खान अपनी समत सही रखने के लिए 3-4 बार रुक कर तसल्ली करवा चुका था कि वो सही रास्ते पर है। बिल आखिर कच्ची सड़क का खात्मा हुआ। बारिश की शिद्दत में भी अब काफी कमी आ गई थी। तेज हवा की वजह से आसमान में बादल फैल चुके थे। दूर दूर तक किसी शख्स का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। मुमकिन है कि नजदीकी आबादी के लोग खबरदार हो चुके हैं, लेकिन किसी ने अभी तक अपने घर से निकलने की हिम्मत नहीं की थी। रात भर की मुसलसल दौड़ के असरात मिस्टर खान के जिस्म ने कबूल करना शुरू कर दिए थे। मिस्टर खान के पूरे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता दर्द होने लगा। इसके साथ ही मिस्टर खान को यह एहसास हुआ कि उसको बुखार हो चुका है, लेकिन मिस्टर खान ने इस सब पर काबू पाना था, जिसके लिए जहन की बेदारी जरूरी थी। सुबह की आमद नजदीक देखकर मिस्टर खान ने दरख्तों के झुंड का रुख कर लिया। अपनी कमर से बंधे हुए कैनवस के थैले में से मिस्टर खान ने देहाती कपड़े निकाल कर पहन लिए। मकामी तर्ज की जूती भी जो मिस्टर खान के पास मौजूद थी उन्होंने पहन ली थी। अपने गीले कपड़े भी मिस्टर खान ने उसी थैले में ठूंस दिए और थैले को खेतों में दफन कर दिया। नाजरीन, फिल वक्त तो यही उसका मुकम्मल असबाब था। करीबी मंदिर के लाउड स्पीकर अचानक चलने लगे और भजन चलने लगा। मंदिर के पास देहाती घर भी मौजूद थे। वो जिस इलाके में पहुंच चुका था वहां बिजली मौजूद थी। वो सरहद पर फैले सिक्योरिटी के जाल से बाहर आ चुका था, मगर उसको ये मालूम नहीं था कि भारतीय सिक्योरिटी का जाल फैलता चला जा रहा है और अभी उसका रास्ता और मुश्किल होगा। गांव की जलती रोशनियां इस बात पर दलालत कर रही थी कि जिंदगी अब यहाँ बेदार होने लगी है। खान ने होशियार और चौकन्ने चीते की तरह अपनी नजरें चारों तरफ बढ़ाईं। उसकी पुश्त पर और दाएं बाएं खेतों के सिलसिले थे। कहीं कहीं हरियाली के बीचों बीच मकानात का सिलसिला भी सर उठाता दिखाई देता। इस जानिब टेक लगाकर खान ने कुछ सोचा। अभी तक सूरज ने अपना चेहरा बाहर नहीं निकाला था। शायद इस नौजवान के अज़म के सामने उसको सर उठाने की जरूरत ही नहीं हो रही थी। खान ने कुछ वक्त गुजार कर कम से कम दोपहर के बाद वहां से निकलने का फैसला किया था और अब उसको दोपहर तक का वक्त बहरहाल यहाँ गुजारना था। पहले उसने यही सोचा कि खेतों के सिलसिले में ही छुप कर बैठा रहे, लेकिन अब वो अपनी हालत बिगड़ने का खतरा भी नहीं ले सकता था, क्योंकि बहरहाल दिन का वक्त था और वो किसी की भी नजरों में आ सकता था। उसने चाहा कि सुबह 10 बजे तक कम से कम मंदिर के इर्द गिर्द गुजार दी जाए, जहाँ अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहेगा और उसकी तरफ शायद ही कोई मुतवज्जा होता। उसे अंदाजा था कि अभी तो मंदिर में सवाई फरोख्त और 2 पंडितों के अलावा कोई नहीं होगा। वो मंदिर में भी उस वक्त दाखिल होना चाहता था जब वहाँ लोग आ चुके हैं। यही कुछ सोचता खान वहाँ से हटकर दरख्तों के सिलसिले की तरफ चल दिया, जो गांव से मंदिर को जाने वाले रास्ते पर उसे नजर आ रहा था। यहाँ पे थोड़ी देर छुपने के लिए बहरहाल जगह मुयस्सर थी। सूरज ने अब अपना चेहरा खासा नुमाया कर लिया था कि जमीन पर उसके तसलसल से आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जाने वाले रास्ते पर अब खासी आमदो रफ्त शुरू हो चुकी थी। खान को यहाँ खड़े अब अपनी टांगों में बड़ा दर्द महसूस होने लगा था। शायद बुखार ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। उसे और तो कुछ न सूझा तो थैले में हाथ डालकर उसने पॉलिथीन का एक छोटा सा लफाफा निकाला और बगैर पानी के 2 गोलियां खा ली। उसे इतना इत्मीनान जरूर था कि 3-4 घंटे दर्द की अजियत से निजात मिलेगी। गोली निगलते हुए उसके हलक में खराश बढ़ गई थी, लेकिन किसी न किसी तरह ये जहर मार कर ही गोली खानी पड़ी। दरख्त से टेक लगाकर उसने 2-3 लंबे सांस लिए।
جس سے فضا میں موجود ساری نعتیں سیدھا اپنے اندر سمو لینا چاہتا تھا۔ جادو اثر گولیوں نے جسم میں اترتے ہی اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 منٹ بعد وہ اپنے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ سے قدرے نجات پا چکا تھا۔ منزل کی طرف لوگوں کی آمد و رفت خاصی بڑھ گئی تھی۔ اس کا سارا ماحول ہی سورج کی روشنی میں نمایاں ہونے لگا تھا۔ رات کی شدید بارش سے دھلے ہوئے درخت اور سبزہ آنکھوں کو بہت بھلا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک تازگی اور تراوٹ سی اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر 2-3 گہری سانسیں بھر کر وہ درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل آیا۔ مندر کے سپیکر کا شور بھی شامل ہو گیا تھا۔ شاید یہاں ہندو آبادی کم تھی۔ اس کے نزدیک 3 دیہاتوں کے لوگ اسی مندر میں آتے تھے۔ لاؤڈ سپیکر اتنی زور سے چلا رہے تھے کہ اسے کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گاؤں کے اندر سے آنے والے راستے کا ایک موڑ مڑتے ہوئے اچانک ہی اس کی نظریں اندر والے پنڈتوں پر پڑی، جنہوں نے اپنی دھوتیاں ایک مخصوص انداز میں اوپر کو چڑھا رکھی تھی۔ ہاتھوں میں پیتل کی گڑویاں پکڑے وہ دونوں کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر برستی اجنبیت میں اضافہ کر دیا تھا۔ دونوں ہی منہ میں کچھ جاپ کرتے ایک دوسرے کے تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔ خان کے ہاتھ بے اختیار سینے کی طرف تھے اور اس نے ہاتھ باندھ کر بڑے درباری قسم کے ہندوؤں کے سے انداز میں انہیں رام رام کہہ دیا۔ دونوں کے منہ سے نخواستہ نکلا رام رام۔ مسٹر خان آگے کی طرف جانے لگا اور وہ دونوں بھی کھیتوں کی طرف جانے لگے۔ مندر کے باہر اسے خاصے لوگ نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اندر بھجن اپنے عروج پر تھا۔ ہارمونیم، ڈھولک اور چھینیوں کے ساتھ کورس کی شکل میں مل کر گانے والوں کی عجیب و غریب اور اونچی آوازوں نے ایک حشر برپا کیا ہوا تھا۔ خان کو یہاں آ کر دوبارہ اپنے سر میں درد محسوس ہونے لگا۔ دیکھا دیکھی مسٹر خان نے اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ مندر خاصا پرانا اور شکستہ حال دکھائی دے رہا تھا۔ مسٹر خان نے گھنٹے کو زور زور سے بجا کر بھجن پکارا اور آگے بڑھ گیا۔ مسٹر خان اس موقع پر بہت احتیاط سے کام لینا چاہتا تھا۔ اچانک اندر اگربتیوں کی خوشبو اس کے ناک میں گھس گئی۔ سامنے ہال عورتوں اور مردوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک کونے میں بھجن کتھا کرنے والے اپنا گلا پھاڑ رہے تھے اور دوسرے کونے میں دیوی کے سرہانے بیٹھے عبادت کے لیے آنے والے نظر آ رہے تھے۔ مندر کے نزدیک پہنچنے سے پہلے مسٹر خان نے اپنے ڈھیلے ڈھالے کرتے کی ایک جیب میں زیر جامہ سے روپیہ نکال کر الگ رکھ لیا۔ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سر کو جھکایا، پھر گھٹنوں کے بل جھک کر سامنے رکھی مورتی کے قدموں میں 1.25 روپیہ رکھ کر دوبارہ ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔